गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं कि पुतिन का ऑक्टोपसी शिकंजा कसता चला जा रहा है इस समय पूरे नेटो के ऊपर, और जिस चालबाजी के साथ पुतिन अपना ये शिकंजा कस रहे हैं उससे नेटो के 32 देश परेशान हैं कि आखिरकार इस एक आदमी से कैसे निपटा जाए। अंदर से डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। और अमेरिका से कहते हैं तो अमेरिका कहता है कि पुतिन मेरा दोस्त है। अब मुसीबत ये है कि करे तो करे क्या, और एक एक करके वो वायलेशन भी कर रहा है, टेस्ट भी कर रहा है, और सिवाय वार्निंग देने के नेटो कंट्रीज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय रशिया तो वॉर में है तो कहीं भी अटैक कर सकता है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर लोकुर्नो, जो अभी इनको महीना भी नहीं हुआ अपॉइंट किया गया था मैक्रोन साहब के द्वारा एज ए प्राइम मिनिस्टर, और जिनके खिलाफ जेनजी फ्रांस में सड़कों पर उतरा और 2 बार बड़े बड़े प्रदर्शन हो गए, सरकार कांप गई, लोकुर्नो भी कांप गए और लोकुर्नो ने रिजाइन कर दिया। मैक्रो भी कांप गए कि हो क्या रहा है भाई, इतना प्रेशर है कि बता नहीं सकते। जयशंकर ने एक बार फिर से एक रेड लाइन क्रॉस कर दी, या जयशंकर ने कहा जाए तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, और अमेरिका को बोल बैठा कि भाई देखो, आप इतना मत आगे बढ़ो कि इंडिया को मजबूर कर दो कि वो लक्ष्मण रेखा पार करे। हमारी जो लाल रेखाएं हैं, हमारी जो रेड लाइन्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। अब आपने बोल तो दिया कि रिस्पेक्ट करना सीखो, तो अब ट्रम्प बताएगा कि कैसे रिस्पेक्ट होती है। अब पहले तो लाइन से पूरी रिस्पेक्ट हो चुकी है ना हमारे को। पहले तो हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ वगैरह और बाकी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको कई एपिसोड्स के अंदर। और यूके को यानी कि ब्रिटेन को अब जेनजी से डर लगने लगा है। जॉर्जिया में भी हो गया, आपको पता ही है। जेनजी में फ्रांस में भी बहुत असर हो गया, वहाँ प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिया है। ये जेनजी का खौफ भाई साहब सर चढ़कर बोल रहा है। वही नहीं, भारत में बोल रहा है, और भारत में भी इस समय इवन भागवत को कहना पड़ा कि भाई जो युवा हैं उनकी बात सुनो कि ये क्या चाहते हैं, उन्हें अवॉइड करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत वर्ल्ड न्यूज़ में स्वागत है। तो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब आप सबको। आप आते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट्स भेजते हैं। कई लोग तो बहुत ट्रोल भी करते हैं, गाली गलौज भी करके जाते हैं। अब ये गाली गलौज भी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। जो प्रेज़ है, आपकी एप्रिसिएशन है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। तो सभी को साथ लेके चलते हैं। कोई ज़्यादा अनपार्लियामेंट्री बात करता है तो बैन कर देते हैं, इससे ज़्यादा और क्या करें। तो आते हैं पहली खबर के ऊपर कि पुतिन का शिकंजा धीरे धीरे कस रहा है। ये आदमी ऐसे लगता है कि नेटो को एक स्लो डेथ दे रहा है, धीमी मौत दे रहा है। ये धीरे धीरे, एक जहर होता है ना, धीरे धीरे, और अपनी स्ट्रेटजी के द्वारा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और नेटो के 32 देशों को इंक्लूडिंग अमेरिका समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कभी कभी बीच में इनका बॉटल फूट जाती है सोडा वाटर की, नेटो वालों की, तो कहते हैं हम रशिया को छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे। और फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि यार अमेरिका तो उनके साथ ही नहीं खड़ा। ट्रंप तो पुतिन के खिलाफ जाने को ही तैयार नहीं है। ट्रंप को पता है कि अल्टीमेटली अगर आप रशिया के साथ वॉर में उतरते हैं तो आपके पास 5-5, 6-6 हज़ार जो एटम बम है वो भी काम आ जाएंगे, फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। तो इतना दिमाग तो सबके अंदर है ना। दूसरी बात, बहुत सारे प्रोवोकेशन होने के बावजूद भी रशिया ने आज तक करीब समझो फरवरी से लेके अक्टूबर आ गया, और 4.25 साल होने लगे यूक्रेन वॉर को, 4.25 साल। और उसकी बहुत फ्रस्ट्रेशन, लाखों आदमी मर चुके हैं रशिया के, लेकिन आज तक उसने एटम बम का इस्तेमाल किया तो नहीं कम से कम। लेकिन हाँ, अगर ये क्या कहते हैं कि अगर नेटो बिल्कुल ही उतर आया साथ में कि भैया नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगा, तो फिर उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है। तो फिर एज ए लास्ट रिसोर्ट फिर वो भी जब अटैक करेगा तो तब आप क्या करोगे। मुझे लगता है कि जो वायलेशंस जानबूझ के पुतिन कर रहा है, और एक ऑक्टोपस का जो शिकंजा है, वो मुझे लगता है कि रशिया का जो खौफ है ना, वो बहुत बड़ा हो गया है। और रशिया ने जो डर पैदा किया है नेटो कंट्री में,
तो अब नेटो कंट्री सोच रहे भाई ये तो हमारा मरने वाला हाल है, हम करें तो करें क्या। तो रशिया के जो हवाई हमले हैं और जिस ढंग से वो यूक्रेन के ऊपर बर्बादी का एक कहर बन के टूटा हुआ है, उसको लेके लगता है कि भाई ये तो हमको भी नहीं छोड़ेगा। हमने सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए, मिसाइलें इस्तेमाल कर लिए, ड्रोन इस्तेमाल कर लिए, एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर लिए, F-16 इस्तेमाल कर लिए, सब कुछ तो कर लिए जो हमारे पास था। सारे अमेरिकन हथियार थे, बाकी हथियार थे, सब तो हमने कर लिए। अब हमारे पास बचा क्या है टेस्ट करने को? कुछ भी नहीं बचा है। जब कुछ भी नहीं बचा तो अब आप क्या करोगे? ब्रिटेन के जो एक खुफिया एक वहाँ पर बंदा है, खुफिया एक्सपर्ट हैं, और वो कहते हैं कि रशिया जो इस टाइम कर रहा है ना, बहुत स्मार्ट कर रहा है और उसकी एक खतरनाक चाल है। उसका मकसद दहशत फैलाना है और वो उस पर कामयाब है। और यूरोप इस टाइम बिल्कुल पूरा का पूरा डरा सहमा सा बैठा हुआ है। और हालांकि इस एक्सपर्ट का ये कहना है कि रशिया का जो घुसपैठ है, जो वायलेशंस हैं, वो आपको एक किस्म से धोखे में रख रहा है। उसे आप पहचान नहीं पा रहे कि रशिया अल्टीमेटली करना क्या चाहता है। और वो रशिया एक्चुअली जो सारे के सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं यूरोप के पास, वो रिसोर्सेज अब एक किस्म से वॉर टाइम में जा रहे हैं और उनकी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, जो सिविल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है क्योंकि सरकारों के पास इस जंग में पैसा झोंकने के बाद, यूक्रेन को पैसा देने के बाद अपने लोगों के लिए पैसा नहीं है। और अब चूँकि मैक्रो हो या ब्रिटेन के अंदर कीर स्टारमर हो, वो अपने लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स लगा के और जो फैसिलिटी दी जाती है कॉमन मैन को, उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो लोगों में तो नेचुरली नफरत तो आएगी। और फ्रांस के अंदर तो ये जो जेंजी का मसला है वो काफ़ी ऊपर आ गया कि सड़कों पे आ गया। हमारी फैसिलिटी कैसे वापस ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, हेल्थ की, एजुकेशन की। और इतना ज़्यादा सड़कों पर ये तूफ़ान था कि अल्टीमेटली फ्रेंच जो प्राइम मिनिस्टर लोकुर्नो 1 महीने के अंदर अंदर रिज़ाइन करना पड़ा। ये जेंजी का प्रेशर है। लेकिन बात कर रहे हैं कि पुतिन साहब के ऑक्टोपसी शिकंजे की। और ब्रिटेन की मीडिया आउटलेट हैं, द सन है जो फेमस न्यूज़पेपर है, उनका कहना है कि नेटो के एयर स्पेस का वायलेशन बड़े लेवल पे रशियन प्लेन्स और ड्रोन्स कर रहे हैं और इसकी जो सीमा होनी चाहिए थी वो सीमा क्रॉस हो गई है। यानी कि अब आप क्या करोगे? बात सिर्फ एस्टोनिया में 12 मिनट तक रशियन मिग 31 के जाने की नहीं है, बात ड्रोन्स की भी है जो आ रहे हैं जा रहे हैं। इस बीच में डेनमार्क के अंदर भी हवाई अड्डे को 1 घंटे तक बंद करना पड़ा। पोलैंड और रोमानिया में भी रशियन ड्रोन्स की घुसपैठ देखी गई है। और इसके अलावा और भी जो वायलेशंस हो सकते हैं, जिसमें आपके ख़ास तौर से बाल्टिक सी के अंदर जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको काटने की बात हो, या फिर जो भी प्लेन रशिया की सीमा के पास आ जाता है, रशियन स्पेस के आसपास भी आ जाता है, उसके नेविगेशन सिस्टम को रशिया जैम कर देता है। और उसमें कई लोगों की जान भी बची है। उसमें ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेर का जो प्लेन था वो भी क्रैश होने से बचा है क्योंकि उसका भी नेविगेशन रशिया ने जैम कर दिया था। तो रशिया का जो अटैक है वो मल्टीपल अटैक है और वो एक किस्म से कहा जाए तो परेशानी में डाल रहा है। और ये मल्टीपल जो स्ट्रेटजी है वो एक किस्म से एक शिकंजा होता है ना ऑक्टोपस का, वो पूरा का पूरा कसता चला जा रहा है। और उसी हिसाब से देखा जाए तो यूरोप के अंदर जो पैनिक है वो भी बढ़ता जा रहा है। उधर फ्रांस में लोकुर्नो जो उसके प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे इमानुएल मैक्रो के द्वारा, और मैक्रो का करीबी माना जाता था, और वो 1 महीने के अंदर अंदर उनको भाई साहब रिज़ाइन करना पड़ गया। फ्रांस में बजट का मामला गर्म है। फ्रांस में जेंजी सड़कों पर हैं। पहली बार 5 से 10 लाख लोग सड़कों पर थे। अभी जो पिछले हफ्ते जो हुआ है उसमें करीब 1.5 से 2 लाख तक लोग वहाँ पर थे। और लोकुर्नो का इस्तीफ़ा देते ही स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पर 1.7% की गिरावट भी आई है। लोकार्नो के खिलाफ अपोजिशन ने एक ट्रस्ट मोशन भी दिया था। लेकिन अब हालात इस किस्म के हैं कि जो लोग सड़कों पे जो उतरे हैं, जो जेंजी सड़कों पर उतरी है, तो वहाँ पर
लुकुरनो को पता लग गया कि मेरी इनिंग्स भाई लिमिटेड है और अगर मैं ज़्यादा रह गया तो हो सकता है कि मेरे घर को कहीं ये एजेंसी वाले आग ना लगा दें। तो उन्होंने सब रिज़ाइन कर दिया। अब ये तो ऑलमोस्ट समझो 4 प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन करके चले गए 1-1.5 साल के अंदर ही। मुझे लगता है कि मैक्रो की जो स्थिति है अब दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है और वो बहुत वीक हो रहे हैं इस समय। उनकी हालत इस टाइम काफ़ी ख़राब है और उनका अपना जो मैंडेट है वो भी लिमिटेड हो गया है, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि अब नई मांग आ गई, नेशनल असेंबली को तुरंत डिसॉल्व किया जाए, नए चुनाव करवाए जाएं और वहाँ पर मैक्रो साहब जो हैं वो भी अब रिज़ाइन करें। वो भी कोई बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ रह नहीं सकते हैं। तो मैक्रो के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है और जेंजी का ये जो प्रेशर है ये अपने आप में साहब मैक्रो साहब को रात को सोने नहीं दे रहा है। इस बीच लक्ष्मण साहब ने भी हमारे जयशंकर साहब ने भी एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी और कहा कि अमेरिका शुड रेस्पेक्ट द इंडियाज़ रेड लाइन्स। अब भैया रेड लाइन तो अमेरिका ने खींची हुई है, हमने कहाँ रेड लाइन खींची है? हमने तो रेड लाइन खींची थी हम कृषि के ऊपर समझौता नहीं करेंगे, तो हम तो कर रहे हैं। मछुआरों के ऊपर समझौता नहीं करेंगे, उस पर हमारा तो सारा एक्सपोर्ट ही रुक गया है। बाकी डेयरी वाला है तो थोड़ा सा छोटा सा इशू है, कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। लेकिन जयशंकर भड़क कर ये कहते हैं कि भारत की लक्ष्मण रेखाओं का, रेड लाइंस का अमेरिका को रेस्पेक्ट करना चाहिए। भैया रेस्पेक्ट, पहले आपके 3 हवाई जहाज भर के 500 लोगों को हथकड़ियों बेड़ियों भेजा, तब आप चुप रहे। 50% का टैरिफ लगा दिया, तब आप चुप रहे। फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया, आप चुप रहे। चबार पोर्ट आपसे वापस ले लिया, आप चुप रहे। H1B वीज़ा के ऊपर अटैक करके तगड़ा अटैक कर दिया आपके ऊपर, तब आप चुप रहे। फिल्मों के ऊपर 100% का टैक्स लगा दिया, आप चुप रहे। वो तो आपको चोट पे चोट देता चला जा रहा है, तब तो आप बात नहीं करते उससे। लेकिन आप ये सोचते हो कि अमेरिका की सैंक्शंस या 50% जो उन्होंने लगाया है वो चला जाएगा और आपकी लक्ष्मण रेखा का, आपकी रेड लाइन का रिस्पेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि आपकी रेड लाइन्स को उठाकर वो कचरे की पेटी में ऑलरेडी फेंक चुका है और वो कह चुका है आपसे, भैया हमें लेसन देने की कोशिश मत करो। जयशंकर कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे कुछ मुद्दे हैं, इसलिए हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं और अब हमारे ऊपर जो है पनिशमेंट थोपा जा रहा है। और जो डबल टैक्सेशन है 50% का, जयशंकर भले ही कह दे कि वो गलत है, लेकिन ट्रंप को नहीं लगता भैया वो गलत है। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे ये उठ रहे हैं कि अल्टीमेटली आप क्या एक्शन लेंगे। अमेरिका तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन क्या आप सैंक्शन लगा सकते हैं अमेरिका के ऊपर? कतई नहीं। अभी जो व्यापारिक समझ होनी चाहिए थी, जो एक ट्रेड विजडम होनी चाहिए थी, वो तो अभी किसी में नज़र आती नहीं। हाँ, एक झूठ ज़रूर बोला जा रहा है कि भैया हम दरअसल नवंबर तक कोई ना कोई समझौता कर लेंगे, लेकिन क्या नवंबर तक ट्रंप साहब कोई समझौता चाहते हैं क्या? क्या उनको कोई समझौता चाहिए क्या वो उसके फेवर में हैं क्या? मुझे लगता है कि आप 100 कोशिश कर लो और जब तक आप उनकी सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि क्या कहोगे इसको, अल्टीमेटली बात नहीं मानेंगे, तब तक तो भैया ये ट्रंप साहब आपको मानने वाले हैं नहीं और आपको छोड़ेंगे नहीं। ये तो हो रहा है। इस बीच इंडिया से एक बड़ी ख़ास तौर से बड़ी खबर आई कि एक वकील सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब के ऊपर उन्होंने एक हमला करने की कोशिश की, शायद एक जूता मारने की कोशिश की या कोई एक आइटम मारने की कोशिश की और उसके बाद ये कहा गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब इसके ऊपर राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया और ये कहा कि ये सनातन मतलब ये बीजेपी और आरएसएस वाले लोग हैं। वही सनातनी है ना सारे के सारे, तो बीजेपी आरएसएस वाले। हम तो अपने आप को सनातनी कहते नहीं, हम हिंदू जरूर कहते हैं अपने आप को, लेकिन सनातनी नहीं कहते। ये लोग कुछ भी इम्पोज करेंगे कि 140 करोड़ सनातनी है, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, धूर्तता करते हैं।
राहुल ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला हमारी जुडिशरी की गरिमा और हमारे संविधान की मूल भावना पर हमला है, क्योंकि गवाई साहब एक दलित हैं और पहले दलित चीफ जस्टिस बने हैं और इस नफरत की इस देश में कोई जगह नहीं है। और सोनिया गांधी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश पर हमले की निंदा के लिए कोई भी सफिशिएंट वर्ड्स नहीं है। यह हमला सिर्फ उन पर नहीं, संविधान पर हुआ है। और अब वही हिंदू वाले आ गए यहाँ पे। मैंने कहा ना कि हिंदू आतंकवाद और हिंदू उग्रवाद अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे कि अभी भागवत साहब ने भी कल कहा है कि हमें तो अपना जो हमारा कमरा चला गया था वापस चाहिए, यानी कि इनको अखंड भारत चाहिए, 1947 से पहले वाला एक्चुअली, जिसमें अफगानिस्तान भी हो, पाकिस्तान भी हो, बांग्लादेश भी हो, नेपाल भी हो, भूटान भी हो, म्यांमार भी हो और थाईलैंड का हिस्सा भी हो और बांग्लादेश भी हो और साथ में मालदीव और श्रीलंका भी हो। अब सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये कह के उन्होंने सीजेआई के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक कहा। हालांकि इस अटैक के दौरान जस्टिस गवई शांत रहे और उन्होंने विनम्रता दिखाई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका कहना था कि मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन खड़गे साहब ने कहा कि ये एक किस्म से बहुत ही दर्दनाक है और ये जो नफ़रत आरएसएस ने फैलाई है हिंदुस्तान में पिछले 100 सालों से, ये उस नफ़रत और उस जहर का परिणाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक दलित सीजेआई को, चीफ जस्टिस को भी जूता मारने की बात हो गई या प्रयास किए गए। शर्म तो आती है, क्या कहा जाए। ये सनातनी पता नहीं और कितना सो कॉल्ड हमारा अपमान करेंगे, इस हिंदुस्तान के अपमान करेंगे लोग। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।